हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड वेरी गुड स्कोर इन द CUET 2026 एग्जामिनेशन। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS पोर्टल जो है लाइव कर दिया है। आप सब लोग उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। किस तरह से रजिस्टर करना है और किस तरह से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, सब कुछ हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो दिस इज द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिगार्डिंग CSAS पोर्टल। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है ugadmissions.uod.ac.in। यहीं से आपके CSAS पोर्टल की जो जर्नी है वो शुरू होती है, यहीं से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा फीस के बारे में बताया गया है। तो अनरजिस्टर्ड OBC और EWS कैंडिडेट के लिए जो CSAS पोर्टल की जो एप्लीकेशन फी है वो 250 रुपीज होने वाली है। वेयर एज कैंडिडेट फ्रॉम SC, ST एंड PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है, एप्लीकेशन फी है, वो 100 रुपीज होने वाली है। ऐसे कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में या स्पोर्ट कोटा से भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें 100 रुपीज एडिशनल फी यानी कि 250 रुपये या 100 रुपये तो पे करना ही होगा, है ना। इसके अलावा अगर वो ऑप्शन ऑप्ट करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का या स्पोर्ट कोटा का तो उन्हें एडिशनल 100 रुपीज जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या BA ऑनर्स म्यूजिक, BSc, PE, HE एंड S में, है ना, खुद को रजिस्टर कर रहे हैं, उन्हें एडिशनल 400 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी फॉर ईच प्रोग्राम। अगर सारे प्रोग्राम्स के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो तो 400 यानी कि, है ना, 1200 रुपीज आपको एडिशनल पे करने पड़ेंगे इससे अलग। ठीक है, इसमें ऐड नहीं होंगे वो पैसे, है ना, इससे अलग पे करने पड़ेंगे। सेम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड स्पोर्ट कोटा का है जो 100 रुपए पे किए जाएंगे वो एडिशनली अलग से आपका पे करना पड़ेगा, वो अलग काउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा, है ना, जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो 3 फेज में कंडक्ट होगा। फेज 1 इज रिलेटेड टू अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के CSAS पोर्टल पे खुद को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फेज 2 इज रिलेटेड टू फिलिंग द प्रीफरेंस फॉर प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस। फेज 3 इज एलोकेशन कम एडमिशन प्रोसेस यानी कि ये आपका फाइनल फेज है। इसके बाद जो आपका एडमिशन है, सीट एलोकेशन है, वो कंफर्म हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी है, व्हाटएवर। ठीक है, तो 3 फेजेज में ये आपका कंडक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम फेज 1 की तरफ चलते हैं। फेज 1 इज रिलेटेड टू द CSAS एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ugadmissions.uod.ac.in पे। इस वेबसाइट पे खुद को आपको जाना पड़ेगा। देखो हम लिंक के थ्रू चलते हैं, है ना। देखो कुछ इस तरह की विंडो खुल के आएगी जब हम, है ना, इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। दिस इज द वेबसाइट, दिस इज द लिंक एंड जब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह का पोर्टल खुल के आएगा आपके सामने। इसमें फीस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, 250 रुपीज़, 100 रुपीज़, 400 रुपीज़ और 100 रुपीज़, है ना। आपको चूज करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, है ना, तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, 2 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। एक तो आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर, CUET का एप्लीकेशन नंबर, एक मिनट, CUET का एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके CUET का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, उसके बाद एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे, है ना। उस OTP को एंटर करके आप क्या कर सकते हैं, अपना एक पासवर्ड बना सकते हैं एंड उस पासवर्ड को आप सेव करके रख सकते हैं। जो फर्दर जो आपके लॉगिन होंगे वो आपके CUET एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड जो आप खुद से बनाएंगे उसके थ्रू होंगे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे
देन है ना एक और पोर्टल, एक और विंडो खुल के आएगी जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होगी जो आपने सीयूटी का फॉर्म भरते टाइम रखी होगी, ठीक है, जिसमें आपका नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल। यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपको दोबारा से फिल नहीं करनी है, ये पहले की जो है ना ऑटोमेटिकली वहीं से है ना वहीं से इसको फैच कर लेगा, है ना, पोर्टल आपका जो CAS पोर्टल है। तो इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है और आप इसमें कोई चेंज कर भी नहीं सकते हो। अगर आप चाहो भी कि अब मैं अपने नाम में कोई चेंज कर लूँ, कैटेगरी में कोई चेंज कर लूँ, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, CUET, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बाद आप अपने पर्सनल सेक्शन पे जाते हो, है ना। पर्सनल सेक्शन में है ना आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको दोबारा से भरनी होती है। कुछ इंफॉर्मेशन पहले की भरी हुई होगी जो CAS पोर्टल ने फैच की है आपके CUET के एप्लीकेशन फॉर्म से, तो वो भरने की जरूरत नहीं है, ना उसमें कोई चेंज होगा। बट कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको है ना दोबारा से फिल करने का मौका मिलेगा, तो उस इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से बहुत ध्यान से फिल करेंगे, ठीक है। एंड द थर्ड सेक्शन इज एकेडमिक सेक्शन। इस एकेडमिक सेक्शन में आपको फिलअप करने होंगे अपने 11th 12th के मार्क्स, 10th 11th 12th के जो भी रिक्वायर हो, है ना, मोस्ट प्रोबेबली है ना 12th के मार्क्स जो है रिक्वायर होंगे इसमें, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट एंटर द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन विच ही सी हैज पास क्लास 10th एंड 12th, ठीक है। तो क्लास 10th और 12th के जो मार्क्स हैं वो आपको फिलअप करने होंगे। ऑप्शन दिया होगा क्लास 10th एंड उसके मार्क्स, है ना, थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी आपको मार्क्स मिले हैं। कुछ बोर्ड्स में ऐसा होता है कि 11th 12th दोनों की मार्कशीट सेम आती है, मतलब एक ही मार्कशीट में इंटीग्रेट होके आती है। तो उस केस में क्या करें, अगर इस तरह की मार्कशीट है आपकी, उसमें 11th 12th दोनों के मार्क्स हैं, तो आप 12th के मार्क्स को फिलअप करोगे बस, ठीक है। ऑन इफ द मार्कशीट कंटेन्स बोथ 11th and 12th marks, only 11th marks must be entered. The candidate must be passed theory and practical separately, ठीक है। एंड नीचे ऑप्शन होंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स के, तो थ्योरी वाले सेक्शन में थ्योरी पोर्शन के मार्क्स डालेंगे और प्रैक्टिकल सेक्शन में प्रैक्टिकल पोर्शन वाले जो मार्क्स हैं आपकी मार्कशीट में दिए हुए हैं वो डालेंगे, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में ऐसा है कि वहां पर प्रैक्टिकल का ऑप्शन नहीं है ना, fill the marks obtained and maximum marks for theory and practical separately as per the class 12th mark sheet if the theory practical breakup is not specified for a paper, है ना। अगर किसी पेपर के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो ब्रेकअप है वो नहीं दिया हुआ है मार्कशीट में, एंटर द मार्क्स ओनली इन थ्योरी सेक्शन। तो याद रखना थ्योरी सेक्शन में मार्क्स हमें है ना फिलअप करनी है, प्रैक्टिकल सेक्शन में हमें क्या एंटर करना है, 0 एंटर करना है, ठीक है। और जो भी आपके सेशनल टेस्ट जो होते हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, उसके मार्क्स आपको कहां पे एंटर करने हैं, प्रैक्टिकल सेक्शन में, याद रखना इसको, ठीक है। एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एंट्री ऑफ मार्क्स पर्टेनिंग टू द थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। अगर कोई भी मिसमैच होता है एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन, है ना, मान लो आपने थ्योरी के मार्क्स कुछ अलग भर दिए, गलती से कुछ और भर गए और आपकी मार्कशीट में कुछ और हैं, तो इट विल लीड टू द लॉस ऑफ कैंडिडेचर। आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो आप है ना इस पोर्शन को बहुत ध्यान से भरोगे, ठीक है। स्पोर्ट सेक्शन है ना, स्पोर्ट सेक्शन जिस भी स्पोर्ट में आप रजिस्टर कर रहे हो, है ना, तो जो भी सर्टिफिकेट है वो इश्यू होना चाहिए किस किस के बीच में, 1 मई 2023 टू 30 अप्रैल 2026, है ना तो इसके बाद का होना चाहिए ना इससे पहले का। 1 मई 2023 से पहले का भी नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2026 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, फॉल कर रहा है, इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, इस टाइम पीरियड के भीतर फॉल नहीं कर रहा है, तो अपना जो नया स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सेक्शन, है ना, तो टोटल 14 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सेक्शन दिए हुए हैं, मिलेंगे आपको CAS पोर्टल में। आप मैक्सिमम 3 ऑप्ट कर सकते हो, ओके। चलो ठीक है। अपलोड, नेक्स्ट सेक्शन विल बी द अपलोड सेक्शन में आपको है ना अपनी जो भी जो मार्कशीट वगैरह हैं, है ना, इसके अलावा जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है वो अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले से है ना इसके लिए आप मेक श्योर करें कि जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, खास करके 10th 12th आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या स्पोर्ट कोटा का जो आपका सर्टिफिकेट है वो, तो इनका एक है ना
आप एक सॉफ्ट कॉपी बनवा के रख लें बहुत अच्छी फॉर्म में, एंड सो दैट कि आपको है ना प्रॉब्लम ना हो कि एट अ टाइम आप क्या कर रहे हो, है ना, आप फोटो खींच रहे हो, देन उसका डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो टाइम टेकिंग भी हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, जल्दी जल्दी में क्या हो जाती है, गलतियां भी हो जाती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट हम पहले से सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में तैयार करके रखेंगे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आता है आपका प्रीव्यू का, जो भी आपने है ना डिटेल फिलअप किए हैं आप उनको एक बार प्रीव्यू कर सकते हो, है ना, प्रीव्यू के बाद फाइनल सबमिशन कर सकते हो। ओके, चलो नाउ फेज सेकंड में क्या होता है, फेज सेकंड में सबसे पहले आप प्रीफरेंस फिलिंग करेंगे, है ना, जो भी डिजायर्ड कॉलेज जो आपको चाहिए, है ना, वो कॉलेज चूज करेंगे। इसके अलावा जो आपका कॉम्बिनेशन है कोर्सेज का, है ना, प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन, है ना, और बहुत ध्यान से, है ना, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे हो जाती है कि हमें कोई डिजायर्ड कॉलेज चाहिए होता है और हम प्रीफरेंस फिलिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत समझ के पहले से आप अपना एक माइंड मैप बना के रखो, है ना, कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए, तो आपको कॉम्बिनेशन बेटर है पहले से रेडी करके रखो, सो दैट कि जब आप प्रीफरेंस फिलिंग कर रहे हो तो आपको इतना सोचना ना पड़े उसके बारे में, ठीक है। तो पहले से जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जारी किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, आप उसको देख लें, एंड उसके बेसिस पे पहले से ही आप अपने जो प्रीफरेंस है वो बना के रख दें, सो दैट कि जब आप प्रीफरेंस फिलिंग करें, है ना, तो क्विकली आप उसको करते जाएं, आपको उसमें सोचना ना पड़े बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो प्रीफरेंस फिलिंग करेंगे आप, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग, है ना, प्रीफरेंस सिलेक्शन आप पहले से एडवांस में ये सारी चीज़ें करके रखें, ठीक है। प्रीफरेंस को, है ना, मेक श्योर करें ऐसे आगे ना बढ़ जाएं, इन प्रीफरेंस को साथ के साथ क्या करते चलें, सेव करते चलें, है ना, क्योंकि अगर आप बिना सेव करे आगे बढ़ जाएंगे तो पता चले कोई प्रीफरेंस आपका सेव ही नहीं हुआ है, तो इट विल कॉज ए प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। चलो फेज थर्ड, है ना, एलोकेशन रूल, है ना, कोई सीट जब आपको, है ना, फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड के बाद एलोकेट होती है ना, तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो दे के रखे हुए हैं, ठीक है। ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन रिजल्ट कैंडिडेट मस्ट लॉग इन his her CSAS 2026 डैशबोर्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट इफ ऑफर्ड। तो आपको अपना डैशबोर्ड जो है रेगुलरली चेक करते रहना है ना, सो दैट कि अगर कोई सीट एलोकेट होती है तो आपको, है ना, वो क्लियरली दिखाई पड़े, ठीक है ना। अगर कोई आपको सीट एलोकेट हो जाती है ना, तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है ना। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, तो आप डैशबोर्ड को रेगुलरली चेक करते रहो। अगर कोई कॉलेज आपको ऑफर करता है ना, तो आपको अगर पसंद आ रहा है वो कॉलेज, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, ठीक है ना। और ये सब ऑनलाइन मोड में ही होना है, ऑफलाइन कुछ भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते हो, अप्रूवल दे देते हो, तो आपको एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी, और ये एडमिशन फी भी क्या होगा, है ना, आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी पड़ेगी। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। इन केस ऑफ रिजेक्शन आप देखें डैशबोर्ड, वही बात, डैशबोर्ड आपको रेगुलरली चेक करना है। रिजेक्शन का रीजन बताएगा कॉलेज आपको कि आपको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है ना। तो अगर जैसे किसी डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो उस चीज को पहले ही। तो आप अपना जो डैशबोर्ड है वो रेगुलरली चेक करते रहो, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, इसके बाद क्या होगा, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप अपनी एडमिशन फीस जमा कर देते हो, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं अपने क्लास 10th 11th 12th की जो मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट, है ना, ये आपको दोबारा अपलोड करने पड़ते हैं, एंड इनका दोबारा से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अपग्रेड और फ्रीज, है ना, अगर किसी राउंड में आपको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला है तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, है ना। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फ्रीज का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते हो एंड आपको कोई कॉलेज, है ना, अलॉट हो चुका है, तो मान लिया जाएगा कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आपकी वो जो सीट है उसी कॉलेज में एलोकेटेड रहेगी। तो इस केस में बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है ना। इस केस में तब वरी होने की जरूरत है बहुत ज्यादा आपको कि जब आपको अपग्रेडेशन चाहिए ही चाहिए हो, है ना। तो अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो रेगुलरली चेक करते रहें, है ना। एंड अगर आपको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलता है तो अपग्रेडेशन लेते रहें, और अगर मिल गया है तो कोई बात नहीं, आप उसको फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर नीदर अपग्रेड नॉर फ्रीज, इफ एन एडमिटेड कैंडिडेट नीदर ऑप्ट फॉर अपग्रेडेड नॉर फ्रीज
and remains inactive, the admission taken by him her will be retained and she will not considered for upgradation. ठीक है, बस अपग्रेडेशन के लिए आपको है ना नहीं किया जाएगा. ठीक है. कैंसिलेशन, एडमिशन का कैंसिलेशन के लिए पॉलिसी दी गई है कि किस किस बिहाफ पे आप कर सकते हो. विड्रॉल ऑफ एडमिशन है ना, किस तरह से आप अपने एडमिशन को विड्रॉ कर सकते हो है ना. मिड एंट्री है ना, अगर आपने CS पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया तो ये बाद की बातें हैं ना. आप सबसे पहले बेस्ट तरीका यही है कि आप CS पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करो है ना. देन उसके बाद अगर इनकेस आप नहीं कर पाते हो तो आपको 1000 रुपये की है ना एक मिड एंट्री फी पे करनी पड़ेगी. उसके बाद अपना जो प्रोसेस है आप करवा सकते हो. ठीक है. स्पॉट एडमिशन, ये बहुत बाद की बात है जब कहीं पे भी नहीं होता है एंड उसके बाद अगर सीटें वेकेंट रह जाती हैं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, तो स्पॉट एडमिशन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. हाँ, तो ये है CSS पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी और किस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, कितने फेज होंगे, सब कुछ हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है. तो आई होप आप बहुत अच्छे से अपने CSS पोर्टल को भरेंगे और सक्सेसफुली आपको डिजायर्ड कॉलेज मिले, ऐसी हम आशा करते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.